हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री टाइम में। और मैं राकेश कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में ऑलरेडी हम लोग जो है फोर फोर लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है। तो फिफ्थ लेक्चर में आज मैं आपको जीरो ऑर्डर जो है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही हमारे सिलेबस में है। ट्वेल्थ के सिलेबस में जो है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही है, सेकेंड ऑर्डर है नहीं। तो आज जीरो ऑर्डर का हम डेरिवेशन पढ़ेंगे। लेकिन जीरो ऑर्डर के डेरिवेशन से पहले मैं आपको जीरो ऑर्डर मतलब ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी, एक छोटा सा टॉपिक जो है बीच में छूट गया था, तो उसके बारे में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्डर है क्या। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया होगी, ऑर्डर जो है, ऑर्डर सिर्फ एक मैथमेटिकल नंबर है। क्या है? सिर्फ एक मैथमेटिकल नंबर। और इसको सिर्फ प्रैक्टिकली हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब किसी रिएक्शन को देख के हम ये नहीं बता सकते कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो ऑर्डर एक जस्ट मैथमेटिकल नंबर है, इसका सिर्फ प्रैक्टिकल से लेना देना है। तो ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर जो है किसी भी रिएक्शन को, किसी की रिएक्शन के रेट पर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। कंसंट्रेशन बढ़ाने से किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन पे, कोई भी रिएक्शन है उसके रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो ऑर्डर एक्सप्लेन करता है। अगर हम सिंपल सी अगर बात करें, जैसे आप मान लीजिए, मैं रिएक्शन से आपको समझाता हूँ। जैसे ये कोई रिएक्शन है ए, और ए से बनना पी। तो ए से पी जब बनना है, यानी ए कोई रिएक्टेंट है और पी प्रोडक्ट है, मैं इसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन आपसे लिखने के लिए कहूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? आर जो है वो मान लीजिए R1 है, ठीक। तो R1 होगा, तो R1 के लिए अगर हम रेट लिखेंगे तो के और ए की पावर समथिंग कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो ऊपर जो ये नंबर है एन, एन जो है यहाँ पे, इसी एन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर। जब रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम रेट लॉ लिखते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, तो आर 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 इजकल टू के और ए की पावर सम पावर कुछ होगी, तो ये जो पावर होती है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। अब ये ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या एक्सप्लेन करेगा? तो ये ऑर्डर जो है कुछ नहीं बताता। ऑर्डर ये बताता है कि किसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से, यानी कम करने से या ज्यादा करने से, रेट ऑफ रिएक्शन पे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन आर क्या था? dx अपॉन dt। अगर हम आर को देखें तो क्या लिखा था हमने? dx अपॉन dt, कंसंट्रेशन में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एन क्या एक्सप्लेन करता है? ऑर्डर। और ऑर्डर क्या है? कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पर क्या फर्क पड़ेगा, तो यही आप चेक करना है। तो देखिए, अगर हम ये एन, क्योंकि एन बराबर क्या क्या हो सकता है? एन इज इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3 और एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर भी हम ले सकते हैं। तो अगर मैं एन की वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 रख दूं, 0, जब हम एन की वैल्यू 0 रखेंगे, अब आप आर जो है, अब रेट निकालिए, ठीक है। और मैं कंसंट्रेशन को डबल कर दे रहा हूँ। एन बराबर 0 लेके हमने मान लिया कि ये जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि प्रैक्टिकली ही किया जा सकता है, इसको हम एक्सपेरिमेंट से ही निकालते हैं। तो एन बराबर 0 ले लिया मैंने, और 0 रखने के बाद कंसंट्रेशन को डबल कर रहा हूँ। मतलब हमने सपोज कर लिया है कि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, और जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर को मानकर हम लोग क्या कर रहे हैं? कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं। तो जब कंसंट्रेशन को डबल करेंगे, यानी इसका मतलब 2a कर दीजिए, ठीक है। 2a, तो 2a की पावर 0, और यहाँ भी अगर आप देखें तो इसका क्या आएगा? सिर्फ यही तो आएगा k, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 हो तो फाइनल आंसर क्या आना है? 1 ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या है? R1 इक्वल टू k। और यहाँ देखिए, अगर हम 2a की पावर, कंसंट्रेशन जब डबल कर रहे हैं, उसकी पावर भी अगर 0 है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? यानी R2 की जब बात करें तो R2 भी क्या आएगा? क्या आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, तो हम एक ही तरीके से बता सकते हैं कि कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ रहा है, वही क्या बताता है? ऑर्डर एक्सप्लेन करता है। तो आज हम जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की बात करेंगे। अगर मैं इसी तरीके से अगर फर्स्ट के लिए बात करता, देखिए, अगर यहाँ पे n बराबर 0 लेके, 0 ना लेके मैं क्या कर दूं? 1 कर दूं, यहाँ 1, तो इसका आंसर क्या आता? के ए, ठीक है। लेकिन फिर जब मैं यहाँ पर अगर 1 करूंगा तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? के, और यहाँ क्या आता? 2a, ठीक है। और 2 क्या है? अगर मैं यहां से 2 को बाहर ले लूं तो क्या आने वाला है? 2k ब्रैकेट में a। इसका मतलब देखिए, ये क्या है? इतना इतना अगर हम देखें तो ये R1 है। इसका मतलब क्या हो गया? R2 इज इक्वल टू 2R1। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम n बराबर 1 ले लें, तो n बराबर 1 लेने से क्या होगा कि कंसंट्रेशन जब डबल करेंगे तो रेट भी क्या हो जाएगा? डबल। तो ऐसी रिएक्शन जिस पर कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क न पड़े, ऐसी रिएक्शन जिसमें कंसंट्रेशन को अगर डबल कर दिया जाए तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क न पड़े, उसको हम क्या कहते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जब कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट भी क्या हो जाए? डबल हो जाए।
जब कंसंट्रेशन को डबल कर रहा है तो रेट भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने जीरो ऑर्डर के लिए आपको करके दिखाया और फर्स्ट ऑर्डर के लिए करके दिखाया। आप इसी तरीके से किसी भी रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं। आप यहाँ n बराबर 2 कर दीजिए, जब n बराबर 2 करेंगे उसके बाद कंसंट्रेशन को डबल करके देखिए, फिर देखिए क्या रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर सिर्फ क्या है, एक मैथमेटिकल नंबर है जो सिर्फ प्रैक्टिकली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रैक्टिकली चेंज करके आप कंसंट्रेशन को बढ़ा के देखिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है, यानी रेट की जो स्पीड है उस स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है, ये हम चेक करते हैं। तो ऑर्डर क्या है, सिर्फ एक मैथमेटिकल नंबर है जो कोई भी वैल्यू हो सकती है। अच्छा, उसके बाद एक है मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी भी एक छोटी सी डेफिनेशन है। अगर मैं मॉलिक्युलरिटी की बात करूं तो मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंटों की संख्या को क्या कहते हैं, मॉलिक्युलरिटी, यानी आणविकता। आणविकता क्या होती है, अभिकारकों की संख्या को आणविकता कहते हैं। किसी रिएक्शन में जितने अभिकारक भाग लेते हैं उसी को क्या कहते हैं, मॉलिक्युलरिटी यानी आणविकता। अब जैसे यहाँ 1 है तो इसकी कितनी होगी आणविकता, 1। अगर मैं यहाँ 2 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2। यानी जितने रिएक्टेंट के यानी अभिकारक के अणु आपस में कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, वही उसकी संख्या ही जो होगी वही क्या कहलाएगी, मॉलिक्युलरिटी यानी आणविकता। तो ये ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी जो है ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, जीरो ऑर्डर का व्यंजक। हम जीरो ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो जीरो ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन क्या होता है ये। तो अगर मैं सिंपल आपसे जीरो ऑर्डर की बात करूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है क्या, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया की हम जब बात करेंगे तो शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी वो अभिक्रिया जिसके कंसंट्रेशन बढ़ाने से, यानी कंसंट्रेशन में चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी वो रिएक्शन जिसकी कंसंट्रेशन बदलने से, यानी कंसंट्रेशन को आप कम या ज्यादा करने से कीजिए तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। रेट ऑफ रिएक्शन यानी जितने स्पीड से रेट पहले रिएक्शन की थी, मतलब स्पीड थी जितनी, उतनी रेट बाद में भी हो, उसी स्पीड से बाद में भी रिएक्शन हो। या तो आप कंसंट्रेशन को कम कर दो या कंसंट्रेशन को बढ़ा दो, लेकिन कंसंट्रेशन कम करने से या बढ़ाने से रेट पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट ना पड़े, उसको हम क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेरिवेशन का आज एक्सप्लेन करेंगे कि डेरिवेशन इसका व्यंजक क्या होता है। तो व्यंजक की हम बात करेंगे, ठीक है, देखते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया का हमें व्यंजक देखना। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के व्यंजक के लिए मैंने कोई रिएक्शन मान ली है ए से पी, यानी कोई रिएक्टेंट है ए और उससे क्या बनना, उत्पाद बनना, प्रोडक्ट यानी पी। मैं ये कह रहा हूं कि स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग में ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, ए मान ली है स्टार्टिंग में, लेकिन प्रारंभ में जब टी बराबर 0 होगा तो उत्पाद कुछ नहीं बना होगा, तो इसलिए हमने उत्पाद की कंसंट्रेशन क्या मान ली, 0। उसके बाद हम टी समय बाद की बात कर रहे हैं, यानी कुछ टाइम बाद क्या होगा, उत्पाद थोड़ा बहुत बन चुका होगा, जितना बना होगा उसमें से ही कुछ कम हो गया, इसलिए हमने इसको क्या माना, ए माइनस एक्स। उसके बाद हमने द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम यहाँ लगाया। द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से क्या किया, dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 0। 0 इसलिए लिख रहा है क्योंकि हम शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्रिया की दर जो होती है, किसी पदार्थ की किसी रिएक्शन की क्रिया की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान यानी एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ समानुपाती का निशान हटेगा तो क्या आएगा, कोई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या आ गया। लेकिन किसी की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यानी dx अपॉन dt क्या है, k, और dx को क्या, तो ये जो dx अपॉन dt इक्वल टू k जो आया, ये डिफरेंशियल यानी अवकलन रूप आया है शून्य कोटि के लिए। अवकलन, अगर आपसे कोई अवकलन व्यंजक पूछता है अवकलन के रूप में शून्य कोटि के लिए, तो क्या होगा, dx अपॉन dt इक्वल टू k। मैंने इस dx को यहीं रहने दिया, dt को इस साइड भेज दिया है क्योंकि हमें आगे और करना है, इंटीग्रल फॉर्म निकालना है, यानी इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो दोनों ओर का मैंने क्या कर दिया, समाकलन करने पर, जब दोनों ओर का समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन करना है, तो इस साइड क्या है dx, तो dx इंटीग्रेशन में फिर k dt। तो जब दोनों ओर का समाकलन करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर 1 होगा इनटू में, 1 का समाकलन क्या होता है, x, तो यहाँ x आ गया। सेम k तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा, तो कांस्टेंट का समाकलन तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ dt जो है फिर उस वहां पे 1 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, c आया है। c क्या है, समाकलन कांस्टेंट है, c क्या है, समाकलन स्थिरांक। तो समाकलन स्थिरांक है, यानी देखिए इंटीग्रेशन जो 2 टाइप से होता है, एक होता है निश्चित समाकलन और एक होता है अनिश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन जब करते हैं जब लिमिट लगी होती है, लेकिन यहाँ लिमिट नहीं है, इसलिए क्या आएगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आई है, ठीक है। लेकिन इसको हम चेंज करेंगे जब टाइम बराबर 0 है। जब टाइम 0 है तो बताइए उस टाइम में x क्या है, जब टाइम 0 है तो x कुछ है, x कुछ नहीं है। जब टाइम 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, 0। तो t बराबर 0 और x बराबर 0 समीकरण 2 में रख दीजिए। तो t बराबर 0 जब हम रखेंगे तो k इंटू 0
और x बराबर 0, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी c इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इसकी वैल्यू c बराबर 0 को सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखेंगे तो क्या आ जाएगा सेकंड में c बराबर 0 यहाँ रखेंगे तो x बराबर kt, यानी हम क्या लिख सकते हैं k बराबर है x अपॉन t। तो k बराबर x अपॉन t, ये जो है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए पूरा डेरिवेशन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, इससे भी हम क्वेश्चन भी करेंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो है मैं अभी थ्योरेटिकल आपको पढ़ा रहा हूँ, हम न्यूमेरिकल बिल्कुल लास्ट में सारे जितने भी टॉपिक कराए सभी टॉपिक का न्यूमेरिकल लास्ट में करेंगे, ठीक है, एक एक करके वन बाय वन टॉपिक जितने भी टॉपिक हो चुके हैं इन सभी टॉपिकों का एक एक करके हम पढ़ लेंगे और न्यूमेरिकल कराए जाएंगे बाद में, ठीक है। तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक हो गया। उसके बाद जो है इसका अर्धायु यानी अर्धायु काल से क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि अर्धायु काल से क्या मतलब है। तो आप लोगों को इसमें क्या याद करना है, एक ये फॉर्म याद रखनी है और एक ये वाली फॉर्म याद रखनी है, dx अपॉन dt इक्वल टू के, ये डिफरेंशियल फॉर्म है और ये इंटीग्रेशन फॉर्म है, ये इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन करके आया है, समाकलन फॉर्म, ठीक है। तो शून्य कोटि के लिए हो गया। अभी जो है अर्धायु काल के लिए भी हम देखते हैं, अर्धायु काल के लिए इसका क्या रिलेशन है अच्छा, अर्धायु काल होता क्या है आप जानते होंगे, अर्धायु काल क्या है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं अर्धायु काल की डेफिनेशन क्या होती है, तो अर्धायु काल क्या होता है, हाफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम अर्धायु काल, यानी वो समय जिस समय में कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी पदार्थ, दुनिया की कोई भी चीज जो अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए, यानी वो समय जिस समय में वो अपनी प्रारंभिक, मान लीजिए आप 1 किलो चीनी लेके आए और 1 किलो चीनी जो है 15 दिन के अंदर हाफ हो जाए, आधा हो जाए, तो उसी समय को यानी 15 दिन को हम क्या कहेंगे, उस चीनी का हाफ लाइफ टाइम। तो इस रिएक्शन के लिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ टाइम में क्या रिलेशन होता है उसका डेरिवेशन भी देखते हैं, इसको साफ करके हम देख रहे हैं। चलिए देखते हैं कि जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम में क्या रिलेशन आएगा। तो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम में जो रिलेशन निकालेंगे, जैसे हम लोगों ने लिखा था कि ए इक्वल टू क्या है पी, और इसके लिए मैंने कंसंट्रेशन ए मान ली थी, ये एक्स था, स्टार्टिंग में जीरो माना था, सॉरी जीरो, फिर ये क्या हो गया, ये एक्स बन जाएगा टी टाइम बाद, कुछ समय बाद जो है ये एक्स बन चुका था, उसके बाद ये कितना बचेगा ए माइनस एक्स। अब क्या कह रहा है कि टी समय बाद, तो टी समय यानी टाइम की जब हम बात कर रहे हैं तो टाइम क्या मान लिया हमने, हाफ लाइफ टाइम, यानी हाफ लाइफ टाइम क्या है, तो यानी टी बराबर, अगर मैं यहाँ पे टी बराबर कितना है 0 और यहाँ टी बराबर हमने कुछ समय माना, तो टी बराबर क्या मान लिया टी हाफ, टी समय को हमने क्या मान लिया टी हाफ मान लिया। तो टी हाफ क्या होता है, टी हाफ की डेफिनेशन क्या है, अर्धायु काल की डेफिनेशन क्या है, अर्धायु काल की डेफिनेशन यही है कि वो समय जिस समय में कोई भी पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का कितना रह जाए, हाफ रह जाए। इसका मतलब ये पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का कितना रह जाए, हाफ रह जाए। तो इस टी बराबर टी हाफ पर यह है क्या ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, और ये क्या अपनी प्रारंभिक मात्रा, यानी प्रारंभिक मात्रा का मतलब ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू जो है उसका कितना रह जाए हाफ, यानी ए बाई 2। तो यहां से आप क्या निकाल लीजिए, एक ए को इस साइड भेज देना है, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो ए माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू एक्स, एक्स को मैंने उस साइड भेज दिया और ए बाई 2 को इधर ले आया। तो यहां से जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा ए बाई 2, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ए बाई 2। ये एक्स की वैल्यू जो है आप इसमें रख दीजिए, तो के बराबर क्या, के बराबर हमारा क्या आया था एक्स अपॉन टी, x की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग a बाई 2, और t बराबर क्या रख सकते हैं t हाफ, t हाफ। इसका मतलब रिलेशन क्या आएगा, k इज इक्वल टू a टू t हाफ, ये रिलेशन आ जाएगा हमारे लिए k में, रेट कांस्टेंट में और प्रारंभिक कंसंट्रेशन में। तो टी कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर के लिए जो रिलेशन है टी हाफ में और रेट कांस्टेंट में, वो कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है, k इक्वल टू a अपॉन 2t हाफ, a अपॉन 2t हाफ। तो आप दो चीजें कर सकते हैं जीरो ऑर्डर के लिए, एक तो हाफ लाइफ टाइम में रिलेशन कंसंट्रेशन हाफ लाइफ टाइम और रेट कांस्टेंट में, और एक जो हमने व्यंजक सिद्ध किया, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। तो जीरो ऑर्डर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, जीरो ऑर्डर में पूरा व्यंजक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। तो ये जो टॉपिक है हमारा जीरो ऑर्डर से रिलेटेड सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि रेट कांस्टेंट और जीरो ऑर्डर के कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है। तो आप कह सकते हैं कि रेट कांस्टेंट जो होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, मतलब रेट भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट। शून्य कोटि यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो है हमने ये प्रूफ कर दिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप चाहें तो टी हाफ को इधर ले आ सकते हैं और के को इधर ले आ सकते हैं। तो टी हाफ को अगर इस साइड ले जाएंगे हम तो इससे एक और रिलेशन आ सकता है, टी हाफ इज इक्वल टू, आप ये लिख सकते हैं ए अपॉन 2 के, ठीक है, ए अपॉन 2 के, यानी टी हाफ और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है, टी हाफ जो है ए के यानी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो अर्धायु काल भी बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है।
तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारे लिए जीरो ऑर्डर की जो डेरिवेशन था वो कंप्लीट हो गया है। तो जीरो ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो है हम फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन प्रूव करेंगे। तो सिंपल है, जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए किया है वैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी होगा, सब कुछ सेम है, बस जहां पे जीरो पावर हमने की थी वहां जीरो की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।